हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक रहेगा, या आप कह सकते हैं पहला टॉपिक भी रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। क्योंकि जो हमने उत्तर मुगल काल लास्ट टाइम किया था, उसको भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही काउंट करते हैं, मगर वो मेडिवल का लास्ट चैप्टर है। मगर ये पूरी तरह से जो है एक आधुनिक भारत का पहला चैप्टर होगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को देखते हैं दोस्तों, पूरा यूरोपीय कंपनियों के आगमन को, और इसमें कैसे कैसे जो है भारत में पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी, और कैसे यूरोपियंस ने, और उसमें जो इंग्लिश हैं और मतलब अंग्रेज जो हैं, उन्होंने कैसे मतलब पूरे भारतवर्ष पे अपना एक अधिकार जमा लिया था। जो सबसे पहली जो कंपनी थी, जो सबसे पहली कंपनी थी जो भारत में आई थी, ठीक है, वो कंपनी थी, आपको जो सबसे पहली कंपनी थी जो भारत में आई थी वो थी पुर्तगीज। वो थे पुर्तगीज। ठीक है। जो अगला था अंग्रेज थे, वो अंग्रेज थे, अंग्रेज। फिर उसके बाद जो है डच आए, और फिर जो है डैनिश। उसके बाद जो है फ्रेंच। उसके बाद जो है स्वीडिश। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे अंतिम आने वाली कंपनी कौन थी, तो ज्यादातर ऑप्शन फ्रेंच ही होता है, मगर कभी कभी एक दो बार यूपीपीसीएस में दे दिया गया है स्वीडिश। ओके। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो अंत में जो कंपनी भारत में आई थी 1731 में, वो स्वीडिश थी। उसके पहले फ्रेंच आई थी 1664 में। उसके बाद डैनिश जो आए थे वो 1616 में आए थे। उसके बाद डच जो आए थे वो 1602 में आए थे। और अंग्रेज जो आए थे वो 1600 में आए थे। उसमें अकबर महान, जब अंग्रेज यहाँ पे, जब अंग्रेजी कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, उसमें अगर अकबर जो था वो उसमें यहाँ का राजा था, भारत का। 1600 में जो मतलब कि अंग्रेजी कंपनी यहाँ आई थी, पुर्तगीज आए थे, वो कब आए थे? 1498 में। ये काफी पहले आ गए थे, ये मतलब कि मुगल साम्राज्य उसमें नहीं था, उसी समय जो है पुर्तगीज आ गए थे। तो ये काफी पहले आ गए थे पुर्तगीज। ठीक है। तो अब इसी को देखेंगे, पहले पुर्तगीज को हम इसमें देखना शुरू करेंगे, पुर्तगीज को। देखिए, पहला जो पुर्तगीज जो 20 मई 1498 को आया था, वो वास्को डिगामा था। और ये किसकी मदद से यहाँ पहुंचा था? तो ये गुजराती गाइड था जिसका नाम था अब्दुल अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के सहयोग से ये कालीकट आया था। ठीक है। और कालीकट कहाँ पे है? अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कालीकट जो है, अगर इंडिया का आप मैप देखेंगे इस तरह से, तो कालीकट जो है कहीं वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है। और ये 20 मई 1498 को ये कालीकट आया था। तो किंग जमोरियन जो थे, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। जमोरियन जमोरियन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट पे। और उसके बाद जो है ये मतलब वास्को डिगामा ने भारत को जो है, ये क्यों लिखा जाता है कि 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आए थे? इसका कारण ये है कि ये पहला व्यक्ति था जो समुद्री रास्ते से, मतलब जैसे ये अफ्रीका हो गया आपका, और यहाँ पे भारत है, यहाँ पे कहीं पे यूरोप होगा, तो ये केप ऑफ वुड्स के माध्यम से ऐसे करके यहाँ पे ये यहाँ पहुंचे थे। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते पे इसने भारत को खोजा। और भारत को खोजने के बाद एक समुद्री रास्ते से जो है भारत के व्यापार शुरू हुआ। इसके पहले भी भारत का व्यापार जो है यूरोप के साथ चलता था। मान लीजिए कि ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो पहले भी यूरोप और मतलब कि भारत के बीच में व्यापार होते थे, यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार होता था। मगर इसने जो है समुद्री रास्ते से, ओके, समुद्री रास्ते से इसने व्यापार को शुरू किया। और उसमें बोला जाता है कि जो वास्को डिगामा जो है 60 गुना ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाता था, सारे खर्चे को काट लिए जाए उसमें से। तो क्योंकि उसने काली मिर्च जो मसाले जो होते थे उसका बिजनेस उसने शुरू किया था। और जब वहां पे, आपको पता है यूरोप में काफी ठंड पड़ती है, तो जो वहां पे मीट वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है मसालों को लगाकर लोग खाने लगे। और उससे जो है मसालों का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया था यूरोप से।
और यही कारण था, जो ये 60 गुना जो व्यापार में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यही कारण था कि सारे यूरोपीय, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वो पुर्तगीज हो, अंग्रेज हो, डच हो, डैनिश हो, फ्रेंच हो, स्वीडिश हो, वो सारे के सारे जितने भी थे, ठीक है, वो व्यापार करने के लिए भारत के साथ ललायत रहते थे, चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार भारत के साथ हो। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने देखा पुर्तगीज ने कि नहीं, अब यहाँ पे तो हम व्यापार में अच्छा चल रहा है, तो 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा को पहले पुर्तगाली गवर्नर ऑफ वायसराय के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1505 में पहली बार जो है फ्रांसिसो डी अल्मीडा को यहाँ पे बनाया गया वायसराय। ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वायसराय बने थे, इन्होंने एक मतलब की पॉलिसी लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि पूरा जो बे ऑफ बंगाल है, जो पूरा बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे इंडिया के, ये 7,500 किलोमीटर का जो पूरा का, उसमें तो ज़्यादा ही था, क्योंकि उसमें बांग्लादेश जो था वो भी इंडिया का ही पार्ट था, तो उसमें तो ज़्यादा ही रहा होगा पूरा का पूरा, मतलब कि जो समुद्री बाउंड्री है हमारी, तो वो पूरा का पूरा जो समुद्री बाउंड्री था उसके ऊपर पूरा इनका कब्जा रहे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने बनवाया था एक इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये पहले गवर्नर थे। ठीक है। और इन्होंने कन्नूर एंड कोचिन, तीन जगह इन्होंने अपना मतलब कि वो बनाया, तीन जगह इन्होंने बनाया, मतलब कि अपना इन्होंने किला बनाया यहाँ पे। पहला किला इन्होंने अंजदिविया में बनाया इन्होंने, दूसरा किला जो है कैन्नूर में बनाया, और तीसरा जो है कोचिन में। सो अल्मीडा के टाइम में ये सारा काम हुआ। ठीक है। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो फ्रांसीसी डी अल्मीडा थे, इन्होंने इस काम को किया और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। फिर क्या हुआ कि 1509, ठीक है, और नवंबर 1509 अल्फेंसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली राज्य का गवर्नर बनाया गया। तो जो अगले गवर्नर आए अल्बुकर्क, इनको जो है अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक वास्तविक जो है यहाँ पे, मतलब पुर्तगीज कंपनी का संस्थापक माना जाता है इनको, अल्बुकर्क को। ठीक है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्मीड़ा के हटने के बाद 1509 में यहाँ पे इन्होंने जो है ये गवर्नर बने, और इन्होंने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। जो अल्बुकर्क थे, इन्होंने क्या किया, कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। इसके बाद ये क्या किए, 1510 के आसपास, ठीक है, अल्फेंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर, एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी इन गोवा। सो इन्होंने क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह जो था, उससे इन्होंने गोवा को छीन लिया, जो रूलर था बीजापुर के। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनसे जुड़ा हुआ, अल्बुकर्क से, इन्होंने उस समय, जब ये मतलब कि ये 1510 की बात है, इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए रूल आया था। सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए रूल लेके ये आए थे अल्बुकर्क उस समय। सो ये अल्बुकर्क जो पहली बार इन्होंने, जो मतलब कि जो यूरोपीय कंपनीज थी, उनका काम था मेनली बिजनेस के लिए यहाँ पे आना, मेनली उनका काम था व्यापार के लिए यहाँ पे आना, मगर पहली बार जो है एक राजनैतिक राजनैतिक जो है हस्तक्षेप अल्बुकर्क ने किया, और गोवा पे कब्जा कर लिया, और वहां बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह से, उन्होंने इसको छीन लिया। और यही नहीं, उस दौरान ये भी हुआ कि जो पुर्तगीज थे, ठीक है, उन्होंने मलक्का, जो मतलब कि मलेशिया के पास है, 1511 में वहां पर भी कब्जा कर लिया। हरमूज जो पर्सियन गल्फ में है, वहां पे 1515 में कब्जा कर लिया। बाद में इनसे जो अंग्रेज छीन लेते हैं सारे लड़ाइयों में। तो उसके बाद जो है जो अल्बुकर्क है, उनका काफी लंबे समय तक यहाँ पे रहा, लंबे समय तक नहीं रह पाया, 1509 से लेके 15 तक रहा उनका पूरा शासनकाल। फिर अगले जो आते हैं यहाँ पे, नैनो डी कुन्हा नैनो डी कुन्हा नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेके 1538 तक गवर्नर रहे। ठीक है। तो इनका भी कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद जो है इधर आपको पता है वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? वो अमेरिका की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ही आया है कि दे देगा आपकी ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। ठीक है, तो कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर द रूट फॉर द ऑस्ट्रेलिया, ये याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। कैप्टन कुक जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, कोलंबस जो है वो अमेरिका को खोजा था, और तस्मान जो फर्स्ट यूरोपियन टू न्यूजीलैंड और फिजी आइलैंड जो है इसको इसने खोजा था तस्मान ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ये कभी भी आपको ऑप्शन लाने के लिए दे देगा। ठीक है, वास्को डिगामा दे देगा, कोलंबस दे देगा, कैप्टन कुक दे देगा, और तस्मान दे देगा। ठीक है, और इस साइड सारे देशों के नाम दे देगा, आप भाई मिलान कराइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत और यूएस। ओके, तो पुर्तगीज वर फर्स्ट राइट 1498 एंड वर द लास्ट टू लीव द इंडिया 1961। तो भारत में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगीज से, जो 1498 में आए थे। और सबसे लास्ट में जाने वाले जो थे, ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट पीसीएस में आ चुका है कि जो सबसे पहले आने वाले कौन थे और सबसे आखिरी में जाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले आने वाले जो थे 1498 में पुर्तगीज आए थे, और जो सबसे लास्ट में जाने वाले थे, जो सबसे लास्ट में उन्होंने भारत छोड़ा था 1961 में, ठीक है, वो पुर्तगीज थे जिन्हें गोवा से भगाया गया था। ठीक है, तो देखिए उसमें पुर्तगीज जो है कहाँ कहाँ पे बेस इन्होंने बना लिया था। 1503 में मैंने बताया था कि उन्होंने कोचीन में अपना बेस बना लिया था 1503 में। ये फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा के पहले ही बना लिया था, क्योंकि 1502 में पुर्तगीज ने ऑलरेडी जो है कोचीन में अपना फैक्ट्री लगा लिया था। 1502 इसमें जब वो 1498 में पुर्तगीज आते हैं, किंग जमहूरियन का स्वागत करते हैं, तो 1502 में ही है जो पहली फैक्ट्री ये वहां पे लगा लेते हैं पुर्तगीज। फिर कन्नूर में 1505 में, फिर सतगांव एंड चटगांव में ये करते हैं 1534 में, और फिर हुबली हुबली में भी करते हैं। ये सारा चीज जो है मतलब बंगाल में होता है। ये हुबली जो है ये बे ऑफ बंगाल में अपना बेस बनाया था। हुबली आज भी बहुत फेमस है अपने पोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 1556 दे एस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो ये भी बोला था कि पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने एस्टेब्लिश किया? तो 1556 में, ठीक है, उन्होंने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही, मतलब जो पुर्तगीज से रिलेटेड चीज जो है इतना ही, मतलब कि जो मतलब ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पुर्तगीज से रिलेटेड बस इतना ही याद रखना कि 1556 में जो अपना पहला वो ये एस्टेब्लिश किया था। और बस इतना ही, तीन चार क्वेश्चन जो है इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब बनी थी? 1602 में बनी थी। ठीक है, लेकिन जो ईयर ऑफ अराइवल जो था यही था इनका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और डच वर फर्स्ट टू स्टार्ट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये क्वेश्चन मैंने दो तीन बार देखा है, कहीं कहीं आया है। तो पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो वो डच थे। ठीक है, इन्होंने पहली मतलब कि इन्होंने जो मतलब कि स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया था। और हेडक्वार्टर्स जो था डच का वो पुलिकट इन तमिलनाडु था। तमिलनाडु में एक जगह है पुलिकट, वही जो था डच का हेडक्वार्टर था। डच का हेडक्वार्टर जो था वो पुलिकट में था, तमिलनाडु में। ठीक है, और यही नहीं, डच जो थे उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई 1610 में। 1610 में उन्होंने पुलिकट में पहले अपनी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद सूरत में उन्होंने लगाया। देखिए उस समय सूरत जो है वो आज ही नहीं, बहुत पहले से जो है वो मतलब कि एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश रहा है। ठीक है, वो आज का मॉडल नहीं है, आज हम जान रहे हैं गुजरात मॉडल, लेकिन बहुत पहले से ही है जो वो मतलब कि बहुत फेमस रहा है सूरत वगैरह। सो दो उस समय जो था ये मतलब कि सूरत जो है वो 1616 में इन्होंने सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है दोस्तों, हाँ, फिर 1616 जो है 1616 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1616 में। उसके बाद जो अगली फैक्ट्री इन्होंने चिंसूरा में लगाया था 1653 में। उसके बाद कासिम बाजार, रत्ना एंड बालासोर। बालासोर पता है आपको, उड़ीसा में होगा, जहां चांदीपुर में मतलब कि जो रॉकेट लॉन्चिंग का काम होता है वहीं पे सारा बालासोर में
जितना भी डीआरडीओ इनका स्पेस सेंटर सब कुछ होता है। फिर पटना में इन्होंने लगाया, पटना, नागापट्टनम, इन सारे जगहों पे इन्होंने लगाया था 1659 में। और कोचीन में इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री लगाई 1663 में। तो ये पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जो है मतलब कि अपनी फैक्ट्री इन्होंने लगाई। द डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया था। और सेकेंड जो है इन्होंने नागपट्टनम में लगाया था, ठीक है। और डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, एंड सेकेंड एट नागपट्टनम। दे मेड द यूज ऑफ गोल्ड क्वाइंस, तो उन्होंने ये पागोडा पॉपुलर इन पुलिकट। सो इन्होंने मतलब कि क्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है यही लेके आए थे। उसके पहले भी लेके आया था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसको पगोड़ा बोलते थे ये। और जो इनका जो मेन व्यापार था, मतलब कि जो इनका भारत के साथ जो मेन व्यापार था डचों का, वो था गारमेंट्स का, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ड्यू टू विच द इंडिया केम टू बी नोन एज ए गारमेंट, मतलब जो जो गारमेंट था उसके लिए इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री था उस समय गारमेंट के लिए। और गारमेंट का ही मेन बिजनेस था इनका चल रहा था, मतलब कि डचों के साथ, ठीक है। और फिर देखिए इनका भी अंत हो जाता है। मतलब कि डच कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम एट मॉडर्न कोचीन 1663 आफ्टर डिफीटिंग द पोर्तुगीज। सो 1663 में जो मैंने बताया था कि कोचीन उन्होंने फैक्ट्री बनाया था, जो मैंने बताया था कोचीन में जिन्होंने पुर्तगीज को हराने के बाद ही ये फैक्ट्री बनाया था। डचों ने 1663 में पुर्तगीज को हराने के बाद कोचीन में किले का निर्माण किया। द एक्टिविटी ऑफ डच केम टू एन एंड। देखिए 1700, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको पक्का आप याद रखिएगा। 1759 में जो है डचों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया, मतलब कि बेदरा की लड़ाई के बाद, ठीक है। द बैटल ऑफ बेदरा अगेंस्ट द इंग्लिश, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी अगेंस्ट इंग्लिश, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, बेदरा बेदरा का जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है अंग्रेजों को पूरी डचों को भारत से खत्म कर दिया। और डच प्रेजेंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 टू 1825। सो भारतीय महाद्वीप में जो है डचों की उपस्थिति 1605 से लेकर 1825 तक चली, लेकिन 1659 में जो है डचों की बेदरा में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद डचों की यहाँ पे कोई भूमिका रह नहीं गई थी। अब आइए अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे डोमिनेंट फोर्स जो है पूरे कॉन्टिनेंट में रहे थे। तो देखिए इन दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द चार्टर फॉर 15 ईयर्स टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो महारानी जो थी यहाँ पे एलिजाबेथ वन, इन्होंने मतलब 15 साल के लिए ईस्ट के साथ बिजनेस करने के लिए कंपनी को परमिशन दी। और इंग्लिश लैंडेड मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश 1601। तो कब ये मतलब कि इंग्लिश यहाँ पे आए थे, अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज जो है मसूलीपट्टनम में अंग्रेज उतरे थे। 1601 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अंग्रेज, अंग्रेजी नहीं अंग्रेज, वो अंग्रेज उतरे थे, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। एंड 1608, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1608 में विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट एट आगरा। तो विलियम हॉकिंस जो था वो मतलब कि जहांगीर के राज दरबार में, जहांगीर के राज दरबार में वो पहुंचा था 1608 में। और उसको जहांगीर ने नाम दिया था इंग्लिश खान, या उसको फिरंगी खान भी बोला जाता है, ठीक है। इसको टाइटल दिया गया था फिरंगी खान का। और 1611 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। वो स्टार्ट उन्होंने किया था पहला फैक्ट्री बनाना सूरत में, ठीक है, मगर वो किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पहली फैक्ट्री जो उनकी कंप्लीट होती है वो 1611 में कंप्लीट होती है मसूलीपट्टनम में, अस्थायी फैक्ट्री रहती है। और जो परमानेंट फैक्ट्री इनकी एस्टेब्लिश होती है वो 1613 में होती है। स्टार्ट इन्होंने किया था सूरत में बनाना, लेकिन पहले जो है कुछ वहां पे प्रॉब्लम आ गया था, जहांगीर ने कुछ मना कर दिया था। तो पहली फैक्ट्री जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाया। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में पहली कारखाना का स्थापना किया। और डच, देखिए सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, सूरत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हर किसी के लिए, एक बिजनेस हब रहा था। जब तक कि सूरत जो है, सूरत से जब तक मुंबई शिफ्ट नहीं हो गया पूरा का पूरा ट्रेड का जो ये था पोर्ट का, तब तक सूरत ही था मतलब कि बिजनेस हब। तो डच 1616 में उन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री,
फ्रेंच ने 1668 में किया और अंग्रेजों ने 1613 में किया, अपनी फैक्ट्री को वहां पे बनाया। इन 1615 सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन अराइव्ड जहांगीर कोर्ट। अब थॉमस रो जो है वो 1615 में वो आता है, और मतलब कि उसमें 1615 में आपको पता ही होगा, 1605 में जब अकबर का देहांत हो जाता है, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर राजा बनता है, तो जहांगीर ही उस समय होगा 1615 तक। तो जहांगीर के दरबार में वो पहुंचता है। एंड 1618 में क्या होता है, ये मतलब कि जहांगीर से परमिशन ले लेता है कि भाई मुझे जो है एग्जम्पशन आप दीजिए, छूट दीजिए, मतलब इनलैंड ड्यूटीज में, और गुजरात से वहां पे बिजनेस के लिए वो छूट प्राप्त कर लेता है 1618 में। कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन 1612 टू 14 एंड द स्वाई ऑफ सूरत। सूरत के बगल में एक गांव है, वहां पे एक लड़ाई होती है जिसमें पुर्तगालियों को जो है वो इंग्लिश हरा देते हैं। ठीक है, द कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन 1612 टू 1614 एट द स्वाई ऑफ सूरत। ओके, और यही नहीं हराते हैं, एट हरमूज इन द पर्सियन गल्फ इन 1615। एंड उसके बाद जो है पूरा मैंने बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को कि जो पुर्तगीज थे उन्होंने यही नहीं किया था कि भारत पे कब्जा किया था, उन्होंने 1511 में मलक्का और हरमूज 1515 में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया था हरमूज में। और यही हरमूज जो पर्सियन गल्फ में था 1614 में अंग्रेज इनसे छीन लेते हैं। अंग्रेज तो पहले इनको यहाँ हराते ही हैं सूरत के पास, और 1614 में जो है इनसे फारस की खाड़ी में जो हरमूज था वो भी छीन लेते हैं। तो ये इनको हराने के बाद, ठीक है, अंग्रेजों का वर्चस्व जो है भारतीय कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि द कंपनी हैव सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री, वहां पे वो तो मसूलीपट्टनम में हो गया था। अब देखिए 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक निश्चित सीमा शुल्क के लिए गोलकुंडा राज से व्यापार करने, माने इसको बोलते हैं गोल्डन फरमान, गोल्डन फरमान इसको बोला जाता है। ठीक है, ये गोल्डन फरमान क्या है, 1632 में 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे गोल्डन फरमान लिया जाता है। ठीक है, और एक फिक्स निश्चित शुल्क पे जो है वो सबको जो है मतलब इनको व्यापार करने का वहां पे अधिकार मिल जाता है गोलकुंडा में। ठीक है, अब ये वन ऑन 21 मई 1662। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे खेल हो जा रहा है कि आजकल लोग बोलते हैं कि डॉरी लेना गलत है, लेकिन उस समय देखिए 21 मई 1662 को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी कैथरीन जो ब्रिगांजा की थी उनसे विवाह किया जाता है। और इसके बदले में क्या होता है कि जो जो पुर्तगीज थे वो बम्बई का बंदरगाह जो है अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, और बाद में जो अंग्रेज जो मतलब कि वहां के राजा थे अंग्रेजों के, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश किंग चार्ल्स टू, ये चार्ल्स टू थे भाई साहब, ये क्या करते हैं चार्ल्स टू, इसको $10 एनुअली के मतलब कि पेमेंट पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं कि आप यहां से बिजनेस कीजिए, बस आपको £10 देना है, आप यहाँ पे बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो सोचिए उस समय दहेज में एक इतना बड़ा पोर्ट ही मिल जा रहा था। अगर आज लोग बोल रहे हैं कि दहेज गलत, दहेज उस समय चला आ रहा है। ठीक है, तो जिस 1633 में कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री हरिपुर एंड बालासोर। अब देखिए उड़ीसा में मैंने बताया था, बालासोर में पहले डचों ने भी बनाया था। डच के बारे में मैंने बताया था कि बालासोर में 1659 में डचों ने बनाया था। तो कुछ जो जितने भी बे ऑफ बंगाल के एरिया थे, वो कोचिन हो, मुंबई हो, गोवा हो, बालासोर हो, यहाँ पे ऐसे और चले जाइए, हुगली हो या चटगांव हो, अभी बांग्लादेश में चला गया है वो, तो जितने मसूलीपट्टनम हो आंध्र प्रदेश में, चेन्नई हो, मसूलीपट्टनम हो, तो जितने भी एरिया थे, जितने भी पोर्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए मतलब हर कोई चाहता था कि मेरा जो है डोमिनेंस रहे पूरे बे ऑफ बंगाल में, हर कोई यही चाहता था। ठीक है, तो और हुगली और बंगाल और पटना बिहार में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। 1633 में जॉब चॉर्नॉक एन एजेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1690 फाउंड द सिटी ऑफ कलकत्ता। ये रेलवे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कोलकाता को किसने फाउंड किया था, तो जॉब चॉर्नॉक जो था उसने कोलकाता को फाउंड किया था, उसी ने कोलकाता को बनाया था। और ये कोलकाता को जब इसने बनाया था, इसने जॉब चॉर्नॉक ने, तो इसने क्या किया था कि ये 3 विलेज था, 3 गांव था, इसका नाम था सुतानी
और दूसरे का नाम था कालीकाटा, और तीसरे का नाम था गोविंदपुर। ठीक है, इन तीनों गांवों को जमींदारों से लिया गया था, और उसके बाद कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। सो इंग्लिश गवर्नर, ये तो हो गया। जॉब चौरना की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर जॉन चाइल्ड इन 1688 सराउंडेड मुगल पोर्ट इन बॉम्बे, अनदर मुगल पोर्ट्स इन द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखिए, जॉन चाइल्ड जो आता है क्या करता है कि बहुत सारे मुगल पोर्ट को जो होता है वो कैप्चर कर लेता है और मुगलों को घेर लेता है। ठीक है, उस समय जो था औरंगजेब था, औरंगजेब भी बहुत ही एक मतलब कि शक्तिशाली शासक था। तो वो जॉन चाइल्ड को क्या करता है कि देश से बाहर भगा देता है कि तुम निकलो यहाँ से, और फिर उनसे कुछ मतलब फाइन वगैरह पे करवाता है। शायद 1.5 लाख रुपए का फाइन पे करवाया था। उसके बाद उसको देश से निकाल दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो कोलकाता द इंग्लिश बिल्ड द फोर्ट विलियम्स इन 1700 एज द नेम ऑफ ए किंग विलियम थ्री। तो विलियम थ्री के नाम पे जो है 1700 में यहाँ पे जो है ये मतलब कि कोलकाता में बनाया जाता है फोर्ट विलियम। और ये जान लीजिए फोर्ट विलियम कितना इंपॉर्टेंट था। 1700 में जो फोर्ट विलियम बना था, तो फोर्ट विलियम सर्व एज ए हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश कंपनी। जो है इंग्लिश कंपनी का हेडक्वार्टर होता है फोर्ट विलियम में। और बंगाल में, बंगाल जो था बहुत ही एक मतलब पोर्ट पोर्ट स्टेट तो था ही बंगाल, उससे भी जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बहुत ही मतलब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से काफी मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, सो कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया उस समय से लेके 1912 तक, जब तक कि दिल्ली शिफ्ट नहीं हो गया, तब तक हेडक्वार्टर जो है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम ही रहा था। ठीक है, 1772 से लेके 1912 तक। और देखिए 1651 में क्या हुआ, सूबेदार ऑफ बंगाल शाह सुजा गिव द परमिशन टू द कंपनी टू ट्रेड विद द हुगली। तो बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा, उसने हुगली से व्यापार करने की अनुमति दे दी। जितने भी राजा थे ये खुद व्यापार नहीं करते थे, अंग्रेजों को व्यापार करने की लाइसेंस देते जाते थे। आपको पता ही है, थॉमस रो ने पहले लाइसेंस ले लिया, फिर गोलकोंडा के राजा ने लाइसेंस दे दिया, फिर शाह सुजा ने शाह ने सुजा नहीं शाह सुजा ने भी इनको लाइसेंस दे दिया 1651 में कि आप भाई हुगली से बिजनेस कीजिए। और यही नहीं, और दो तीन हम देख लेते हैं। 1717 में, मैंने उत्तर मुगल काल में पढ़ाया था। ठीक है, 1717 में फरूख सियर ने भी दे दिया था, और भी मात्र 3,000 रुपए के एनुअली पे, कि भाई आप बंगाल से फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा। मतलब इसके बाद ही अंग्रेज जो है पूरी तरह से बिजनेस करने के लिए बंगाल से फ्री हो गए। ठीक है, तो एक एक करके सारे जितने भी मतलब कि राजा थे, ये सारे के सारे जो है कॉन्सेशन देते जा रहे थे इंग्लिश को व्यापार करने के लिए। इन्हें लग रहा था कि इंग्लिश यहाँ पे बस बिजनेस करने के लिए आए हैं। इन्हें ये पता नहीं था कि आने वाले समय में ये राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेंगे, और इनकी इच्छा ये भी है कि पूरे पे कब्जा किया जाए पूरे भारत पे। अब देखिए 1708 द टू कंपनीज वेर ऑफिशियली मर्ज टू फॉर्म ए यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। अब देखिए इन्होंने क्या किया 1708 में, मैंने जैसे अंग्रेज की बहुत सारी, टाटा की कंपनी, टाटा साल्ट है, टाटा सॉफ्टवेयर है, टाटा एरोस्पेस है, उसी तरह से अंग्रेजों की बहुत सारी कंपनीज थी इंडिया में। उन सब को मर्ज करके उन्होंने 1708 में एक ही कंपनी बना लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई हमने तो पुर्तगीज को पीट दिया है, और साथ में हमने इनको भी पीट दिया है, डचों को भी। तो अब जो है ये केवल बच जाते हैं जो है फ्रेंच को, मतलब कि यहाँ से भगाना बाकी है। तो फ्रेंच जो है वो मतलब कि 1700 फ्रेंच जो है यहाँ पे 1664 में इंडिया में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आने के बाद इनका भी जो है जो हेडक्वार्टर जो फ्रेंचों का बनता है, आप देख लीजिए यहाँ पे पौंडीचेरी रहता है, फ्रेंचों का हेडक्वार्टर पौंडीचेरी रहता है। और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पौंडीचेरी था, जिसकी स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। फ्रैंकोइस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी यहाँ पे। सूरत में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री लगाई फ्रेंच ने 1668 में, जो पहली फैक्ट्री लगाया था अंग्रेज फ्रेंचों ने, फ्रांसीसियों ने 1668 में लगाया था इन्होंने सूरत में। उसके बाद मसूलीपट्टनम 1669, तो इन्होंने 2 फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे। द डच कैप्चर पौंडीचेरी बट इट वाज रीस्टोर्ड टू द फ्रेंच बाय द ट्रीटी ऑफ रिजविग। सो डचों ने जो है वो पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था, मगर बाद में रिजविग की ट्रीटी के बाद उसे वो मतलब कि वापस कर देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे असली जो आदमी है, असली आदमी का एंट्री यहाँ पे हो रहा है, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्सी। अगर ये बंदा अगर इंडिया में रह जाता, अगर ये डुप्लेसी इंडिया में रह जाता, तो आज अंग्रेजों का कब्जा यहाँ पे बहुत मुश्किल था।
कि अंग्रेज भारत में कब्जा कर पाते। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था जो 1724 में आया, और ये भी बहुत ही मतलब कि जिस तरह से अंग्रेज प्लानिंग करते थे कि मतलब कैसे कैप्चर करना है, क्या करना है, उसी तरह से ये भी पूरा का पूरा डुप्लेसी भी प्लानिंग करता था सब चीज के बारे में। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यही कारण था कि इनके बीच में जो है तीन तरह की मतलब कि तीन लड़ाइयाँ होती हैं, जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर या कार्नेटिक वॉर कहा जाता है, या जिसको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर वॉर्स। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्या है इसका पहला मतलब इसका कारण क्या था। मतलब कि देखिए वहां पे क्या होता था कि जो ये दोनों दोनों जो देश थे, फ्रेंच और इंग्लिश, ऑलरेडी ये यूरोप में लड़ाई कर रहे थे लोग। ऑलरेडी इन लोगों के बीच में यूरोप में लड़ाई चल रही थी। तो जब वहां पे इनके बीच में लड़ाई चलती थी, तो यहाँ भी लड़ाई इन लोगों के बीच में शुरू हो जाती थी। तो फर्स्ट कर्नेटिक वार जो है वो 1746 से 1748 तक चला, और जिस साल चला उसी साल जो है इनका मतलब कि इनके बीच में एक संधि होती है, और ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले, और इसमें जो होता है फ्रांस जीत जाता है। तो देखिए ये जो पूरी लड़ाई हुई थी यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, तो इसमें क्या हुआ था कि फ्रेंच के तरफ से करीब करीब 230 यूरोपियन थे। 230 जो यहाँ डुप्लेक्सी की तरफ से 230 यूरोपियन थे, और करीब करीब 700 भारतीय सैनिक थे। 700 भारत के सैनिक थे, और करीब करीब 1000 सैनिक थे यहाँ पे। और उधर से जो लड़ाई हो रही थी उसमें जो है करीब करीब 10,000 सैनिक थे, या कुछ भारी मात्रा में सैनिक थे। और उसके बावजूद क्या हुआ कि इन्होंने हरा दिया वहां पे लड़ाई में। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने वहां पे हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़ाई जो हो रही थी फर्स्ट कर्नेटिक वार, उसमें अनवरुद्दीन की जो फोर्सेस थी, वो अनवरुद्दीन की फोर्सेस यहाँ पे लड़ाई कर रही थी। यहाँ पे डुप्लेसी ने बोला था अगर मेरे पास 500 अगर यूरोपियन सैनिक होते तो मैं कभी पूरे भारत पे मैं कब्जा कर लेता। सेकेंड कर्नेटिक वार जो है 1749 से 54 के बीच में हुआ था, और इसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई 1754 में। इसमें क्या हुआ कि देखिए इसमें सेकेंड कर्नाटिक वार में क्या हुआ था कि जो हैदराबाद है और जो कर्नाटक है, इसमें जो है अपने मतलब कि जो मतलब कि समर्थक थे फ्रेंच के, उनको यहाँ पे जो है जमींदार बनाया गया था। और जो कृष्णा नदी के नीचे का क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, इनको डुप्लेसी को गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, लेकिन क्लाइव आता है और फिर वो एक पर्टिकुलर शहर पे कब्जे कर लेता है, और फिर उस शहर पे कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, और मात्र उसके पास उसमें 210 सैनिकों की सेना थी, उससे उस पर कब्जा करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसके बाद अंग्रेजों का जो है वो मतलब प्रभाव बढ़ने लगता है। और थर्ड कर्नाटिक वार जो है जो 1758 से 63 के बीच होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, इसे बोला जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ बैंडी वॉस। वेंडी वास की जो लड़ाई होती है इसके बाद से पूरी तरह से यहाँ से फ्रेंच का सफाया हो जाता है, और पूरे भारतवर्ष पे एकाधिकार जो है वो हो जाता है किसका, अंग्रेजों का। और अंग्रेज जो हैं वो उनके प्रोटेक्शन में जो है मतलब कि यहाँ पर फ्रेंच रहते हैं, बस पंडिचेरी तक ही सिमट के रह जाते हैं। ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द कार्नेटिक द फ्रेंच वेर फाइनली डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वेंडीवास। सो वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की अंततः हार हो जाती है। और थोड़ा कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो अकबर था यहाँ पे राजा था, थॉमस बेस्ट ऑफ इंग्लिश आर्मी डिफीटेड द पोर्तुगीज ने स्वाई ऑफ द सूरत। ये थॉमस बेस्ट का नाम याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है कि स्वाई वैली में जो लड़ाई हुई थी सूरत में, जिसने पुर्तगीज को डिफीट किया गया था, इंग्लिश जनरल कौन था, थॉमस बेस्ट था। एंड जॉन चाइल्ड इंग्लिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे वाज आस्क्ड टू लीव द कंट्री बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब ने बोला था जॉन चाइल्ड को, जिसने मुगलों के बहुत सारे पोर्ट पे कब्जा कर लिया था और मुगलों को घेर लिया था, कि आप देश से निकल जाओ, और उसने फाइन भी पे करवाया था। द कैप्चर फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश कैप्टन वाज वन ऑफ द इमीडिएट कॉज। मतलब जो कार्नेटिक वार का जो स्टार्टिंग हुआ था उसका कारण यही था कि जो फ्रेंच जो शिप था उसको कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स को द्वारा। ठीक है, द ब्रिटिशर्स गॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉल्ट पीटर एंड ओपियम फ्रॉम द बिहार। तो सॉल्ट पीटर आपको पता ही होगा KNO3 होता है, ये कभी कभी साइंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ओपियम फ्रॉम बिहार, उसमें बिहार से पूरे मतलब कि जो है पूरे दुनिया में जो है ओपीएम की सप्लाई होती थी, जो उसमें बंगाल का पार्ट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हमने समझाने का प्रयास किया है।
और आगे भी इस पे वीडियो आते रहेंगे। और इस पे जो है, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, इसके ऊपर जो है मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, जो 50, कम से कम 50 एमसीक्यू रहेंगे। और मुझे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के उसमें क्वेश्चन कवर हो, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जय हिंद दोस्तों।